नो बेसिक्स के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए संघर्ष का हम लोग उदारवादी चरण देख चुके थे और आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में किस तरीके से उग्र राष्ट्रवाद का जन्म होता है या उग्र राष्ट्रवाद का विकास किस तरीके से होता है। इसको डिस्कस करेंगे और पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य रूप से 3 चरण माने जाते हैं। उसमें से एक चरण को लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद दूसरा जो चरण शुरू होता है 1905 से लेके 1919 तक के बीच का समय, इसको उग्र राष्ट्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तो ये किस प्रकार से उग्र राष्ट्रवाद भारत में विकसित हुआ, इसके पीछे के क्या कारण थे, उसको आज हम जानेंगे। इसका जो विकास है वो एक तरीके से कह लें कि उदारवादियों के साथ साथ ही एक धारा चलती है उग्र राष्ट्रवादियों की, और उन्हीं के साथ में उग्र राष्ट्रवाद का भी विकास होता है। तो इस किस तरीके से और उसका कारण क्या बनता है कि आगे जाकर ये बहुत मजबूती से उभर कर आता है ये तरीका उग्र राष्ट्रवादियों का, ये हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पीछे की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि उदारवादी जो नेता थे वो किस तरीके से अपना संघर्ष कर रहे थे भारत की आज़ादी के लिए। तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उदारवादियों का ये लक्ष्य भी नहीं था कि भारत को आज़ाद करवाया जाए, बल्कि उनका जो लक्ष्य था वो था संवैधानिक अधिकारों को भारतीयों के लिए प्राप्त करना। और उसके लिए जो उनका तरीका होता है वो उदार होता है। उनकी मांगे भी उदार होती है, क्योंकि आज़ाद करना या स्वशासन की मांग तो थी नहीं उदारवादियों की। तो जो मांगे थी वो भी कठोर नहीं थे बल्कि उदार थे। उसके बाद जो उनका संघर्ष का जो तरीका होता है वो भी उदार था। वो क्या था? एप्लीकेशन देते थे, शिष्टमंडल बनाकर मिलते थे, मांगे रखते थे। तो ये था, उनको ब्रिटिश न्यायप्रियता पे ज़्यादा भरोसा था। तो इसी कड़ी में क्या होता है कि शुरू में जब कांग्रेस स्थापित होता है 1885 ईस्वी में, तो अंग्रेजों की उसमें मुख्य भूमिका होती है कांग्रेस को स्थापित करने में। उनका जो स्थापित करने का लक्ष्य या कारण होता है कि एक सेफ्टी वल्व का कॉन्सेप्ट की तहत कांग्रेस को स्थापित करते हैं कि भारतीयों का गुस्सा जो है वो अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध ना पनपे, और अगर वो गुस्सा पनपता भी है तो कांग्रेस के जरिए वो निकल जाए वो गुस्सा। तो इस तरीके से अंग्रेजी शासन लंबे समय तक चलेगा। कांग्रेस ने अंग्रेजों का इस्तेमाल किस तरीके से किया, खास करके ए.ओ. ह्यूम या अन्य जो नेता थे, उदारवादी नेता, यूरोपीय नेता जो कह ले, अंग्रेज नेता जो थे वो जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो इनका उपयोग भारतीय कांग्रेसी नेताओं ने उपयोग किया एक तड़ित चालक के रूप में। तड़ित चालक का काम क्या होता है कि जब बिजली गिरती है तो उसको अपनी ओर खींच लेता है। तो इसी तरीके से उन अंग्रेजी नेताओं का, उदारवादियों का भारतीय नेताओं ने उपयोग किया कि कांग्रेस पर ब्रिटिश शासन का किसी तरीके से कार्रवाई ना हो, प्रतिबंध ना लगाया जाए, या अन्य जो दमनात्मक कार्रवाई होती है वो कांग्रेस पर नहीं किया जाए। तो इसके विकास को एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद का जो चरण होता है 1905 से 1919 के बीच का माना जाता है, और उदारवादी चरण में वही होता है, मांग तरीका जो है वो एप्लीकेशन देना, शिष्टमंडल के सहारे मिलना, इन सब चीज़ों की हम चर्चा कर चुके हैं। ब्रिटिश न्यायप्रियता पे उनका भरोसा होता है। जो नेता होते हैं वो दोनों तरीके के नेता होते हैं, भारतीय भी होते हैं, विदेशी नेता भी होते हैं। विदेशी वैसे लोग होते हैं जो उदारवाद से प्रभावित होते हैं, लिबरल लोग होते हैं, जैसे कि ए.ओ. ह्यूम है, जॉर्ज यूल होते हैं, विलियम वेडरबर्न जो कि ह्यूम के जीवनी लिखने वाले या जीवनी लेखक होते हैं। और भी लोग होते हैं, हेनरी कॉटन हुए, या उसके बाद अल्फ्रेड वेब होते हैं, उसके बाद दीनसा वाचा होते हैं। तो इस तरीके के जो लिबरल अंग्रेज लोग होते हैं उनकी भी सहायता ली जाती है।
और उदारवादियों का यही लक्ष्य होता है कि ब्रिटेन में जिस प्रकार से वहाँ के नागरिकों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, वैसे ही संवैधानिक अधिकार भारतीयों को भी प्राप्त हो। तो शुरू के वर्षों में क्या होता है, खास करके 2-3 साल में 85 में जब कांग्रेस स्थापित होती है, तो जो ब्रिटिश शासन होता है उसका रवैया कांग्रेस के प्रति काफ़ी नरम होता है। कांग्रेस को बढ़ाने की उनकी एक मंशा होती है कि कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए। इवन कि 1886 का जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में और वायसराय होते हैं लॉर्ड डफरिन, तो वो एक गार्डन पार्टी भी देते हैं। गार्डन पार्टी कांग्रेसी नेताओं को देते हैं, एक उनमें इस तरीके का विश्वास था। और शुरू में जो कांग्रेस जो मांगे रखती है वो कुछ मांगे पूरी भी की जाती है, जैसे कि सिविल सेवा से जुड़े हुए सुधारों की मांग की जा रही थी। उसके लिए 1886 में एक लोक सेवा आयोग गठित किया गया। हालांकि वो लोक सेवा आयोग इंग्लैंड में गठित होता है, उसके पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिविल सेवा की परीक्षाएं आयोजित करता है, लेकिन अब एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद 87 जब आता है तो 87 का जब समय आता है तो यहाँ से कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक खींचतान शुरू हो जाती है, मनमुटाव शुरू हो जाता है। अब डफरिन को जो कि वायसराय थे या ब्रिटिश शासन को ये लगने लगता है कि कांग्रेस उनके हाथ से बाहर जा रहा है और अपने अनुसार से काम कर रहा है। अब इसी के तहत क्या होता है कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए मुस्लिमों को अलग करने की कोशिश होती है। सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद की सहायता ली जाती है। तो इसके लिए बदरुद्दीन तैयब जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है कि बदरुद्दीन तैयब जी को आगे किया जाता है मुस्लिम चेहरा के रूप में और मुस्लिमों को जोड़ा जाता है कांग्रेस से। तो ये प्रयास होता है। उसके बाद 1887 के बाद क्या होता है कि जब 1888 में ब्रिटिश शासन जो है वो क्या करती है कि सरकारी जो भी नौकरी करने वाले लोग होते हैं, सरकारी लोग होते हैं, उनको कांग्रेस से जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कांग्रेस को वो चंदा नहीं दे सकते हैं, किसी प्रकार का दान नहीं दे सकते हैं। तो ये कार्रवाई शुरू हो जाती है ब्रिटिश शासन की तरफ से। अब इसका नतीजा क्या होता है, इससे बचने के लिए जो उदारवादी नेता होते हैं या जो कांग्रेसी होते हैं वो क्या करते हैं कि जॉर्ज यूल को बना देते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष। फिर बाद में बेडरवर्न को भी बनाया जाता है। 1889 में बेडरवर्न बनते हैं 5वें अधिवेशन में। और इस प्रकार से यहाँ के बाद से एक खींचतान शुरू होने लगता है। फिर भारतीयों का क्या है कि वो उनको लगता है कि भारत में अगर कांग्रेस बहुत ज़्यादा गतिविधि को अगर बढ़ाएगी तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब कांग्रेसी जो उदारवादी लोग होते हैं वो इंग्लैंड में ही कांग्रेस की एक शाखा स्थापित करते हैं और वहाँ पे अपनी मांग रखते हैं। यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, 1890 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और उसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता करते हैं, तो उस अधिवेशन की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि भारत की पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली हिस्सा लेती हैं उस कांग्रेस के अधिवेशन में और उसमें वो भाषण भी देती है। तो पीछे के वीडियो में मैं यह बतलाना भूल गया था, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि 1890 के कांग्रेस के अधिवेशन में जिसमें फिरोज शाह मेहता होते हैं अध्यक्षता करते हैं, उसमें कादम्बिनी गांगुली हिस्सा लेती है। वो भारत की पहली महिला ग्रेजुएट होती है। तो वो अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ के बाद से 1889-91 का जो दौर होता है, उस समय एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड जाता है। उनकी योजना ये होती है कि यहाँ के जो नेता होंगे वो प्रतिनिधि मंडल एक इंग्लैंड के सांसदों से मिलेगा और वहाँ के संसद में एक बिल पेश करने की बात थी कि वो बिल पेश करवाएंगे, क्योंकि भारत के लिए जो कानून बनते थे वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से बनता था।
तो एक बिल का मसौदा लेकर वो जाते हैं। कई नेता होते हैं हालांकि जाने की जो योजना थी वो बहुत सारे नेताओं की थी, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे, या अन्य जितने जो नाम आते हैं, लेकिन उतनी संख्या में लोग जा नहीं पाए। अंग्रेज नेता लोग भी होते हैं जैसे जॉर्ज यूल बेडरबर्न, तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की, इंग्लैंड की संसद के सदस्य भी होते हैं बाद में जाकर। तो उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो शिष्टमंडल जाकर वहाँ के सांसदों से मिलते हैं, एक बिल लाया भी जाता है उनके कहने पे पार्लियामेंट में, लेकिन उस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध होता है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट भारतीयों के द्वारा जो दिए गए थे प्रस्ताव, उस बिल को वापस ले लेती है और फिर एक नया बिल लेकर आती है, और वही बिल 1892 में पारित होता है, जो कि 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के नाम से जाना जाता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो मांग थी भारतीय नेताओं की, खास करके उदारवादी नेताओं की, तो बहुत सारी मांगे उसमें मान ली गई थी। लेकिन होता क्या है एक्चुअली कि कानून में वो चीजें तो बनाई गई, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ के बाद से कांग्रेस और सरकार के बीच में एक खींचतान चल रहा होता है। तो अब जो है सरकार का रवैया जो होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो ये होता है कि किसी भी तरीके से मामले को लटकाया जाए, मांगों को नहीं माना जाए, या अगर कानून के रूप में उसको अगर लाया भी गया है तो उन चीज़ों को लागू नहीं किया जाए। तो यहाँ के बाद से जो है अब कांग्रेस में भी एक विचारधारा की लड़ाई शुरू होती है। विचारधारा की लड़ाई क्यों शुरू होती है कि जो उदारवादी नेताओं का रवैया था, जो उनका तरीका था, वही था संवैधानिक तरीका, कि वो एप्लीकेशन लिखते थे, जाते थे, घंटों इंतजार करते थे अधिकारियों से मिलने के लिए, उनकी मांगे नहीं मानी जाती थी, फिर भी तो ये चीजें चलती रही और अंग्रेज वो मांगे पूरी नहीं कर रहे थे। अब इसका परिणाम क्या होता है, इस चीज को जो है जो उग्र विचार के लोग थे, जैसे कि तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, ये लोग पहले से भी कर रहे होते हैं कि ये भिक्षावृत्ति हो रही है, हम भिक्षावृत्ति क्यों करें, राजनीतिक भिक्षावृत्ति जिसे कहा गया, तिलक ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। बिपिन चंद्र पाल जो होते हैं वो और भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उदारवादी नेताओं के लिए, और कहते हैं कि एक कांग्रेस एक भिखमंगा पार्टी है। और अरबिंदो घोष वो भी एक गरम दल वाले नेता होते हैं, तो उनका भी यही कहना होता है कि ये अनुनय विनय वाली चीजें नहीं चल सकती है। तो यहाँ से एक विचारधारा की लड़ाई शुरू होती है। और वो विचारधारा की लड़ाई क्यों शुरू होती है, तो आम लोगों में भी एक हताशा छाने लगती है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा मांगे नहीं पूरी की जा रही हैं, और यहाँ की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। आर्थिक स्थिति अकाल पड़ रहे हैं। पीछे की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 9 बड़े बड़े अकाल पड़े थे 1757 से लेके 1947 के बीच में कुल 9 बड़े अकाल पड़े थे उसमें से। और कुल अगर अकालों की संख्या देखें तो और भी ज्यादा थे, वो 18-20 थे। तो ये सारी स्थितियां थी, इससे आम लोगों में एक हताशा बढ़ने लगती है। और उसी समय गरम दल के जो नेता होते हैं वो उनकी एक अलग संघर्ष करने का तरीका होता है, वो भी ऊब जाते हैं उदारवादी लोगों के तरीके से, तो एक हताशा छाने लगती है। अब विश्व परिदृश्य में उस समय क्या होता है उसको देख लेते हैं। यही कारण बनता है उग्र राष्ट्रवाद के उदय का। भारतीयों में हताशा छाने लगती है। विश्व परिदृश्य में क्या होता है, तो मिस्र, फारस, टर्की, ये जो 3 देश हैं, छोटे छोटे देश होते हैं, ये अपने आप को लड़कर आजाद करवा लेते हैं। ये भी यहाँ पर भी औपनिवेशिक शासन था, टर्की में, मिस्र में, फारस में। तो ये सारे देश जो होते हैं वो
एक लड़ाई लड़कर अपने को आजाद करवा लेते हैं। उसके बाद एक छोटा सा देश, अफ्रीकी देश इथियोपिया होता है, यहाँ पर इटली का शासन था, इटली का उपनिवेश था। तो इथियोपिया इटली को हरा देता है और खुद को आजाद करवा लेता है। फिर बाद के समय में घटना होती है कि जापान, बहुत बड़ा जो देश है रूस, उसको हरा देता है। तो इस तरीके की जब वैश्विक घटनाएं होती हैं और भारतीयों को समाचार पत्र के माध्यम से ये चीजें जब मालूम चलता है, तो उनमें भी एक जोश आता है कि वो भी अंग्रेजों को यहाँ से हरा सकते हैं, भगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक उग्र विचारधारा जन्म लेने लगती है। साथ में कुछ भारतीय नेता भी होते हैं जिनका की जिनका योगदान भी बहुत बड़ा है। तो वो कौन कौन से हैं? तो दयानंद सरस्वती हैं, विवेकानंद हैं। और वैश्विक स्तर पर देखें तो बहुत बड़े जो लेखक हुए या दार्शनिक हुए, चिंतक हुए, वो होते हैं मैजनी, गैरिबाल्डी, कैबर। ये लोग जो हैं सो एक राष्ट्रवादी लेखक लोग होते हैं, राष्ट्रवादी दार्शनिक होते हैं और वो अपना दर्शन प्रस्तुत करते हैं। साथ में भारतीयों में देखें तो दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, इनका जो दर्शन होता है वो क्या होता है कि स्वदेशी पे ये बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो इनके विचारों से प्रभावित होकर पूरे विश्व में उस समय एक माहौल ऐसा चल रहा था कि एक नेशनलिस्ट मूवमेंट या राष्ट्रवादी आंदोलन पूरे विश्व के स्तर पे, जहां पर भी औपनिवेशिक शासन था, वहां पे एक राष्ट्रवादी आंदोलन का दौर चल रहा था या राष्ट्रवादी संघर्ष चल रहा था। तो भारत में भी प्रभाव इस राष्ट्रवादी आंदोलन का पड़ता है और यहाँ पर भी दयानंद सरस्वती बहुत पहले वो अपना विचार रखते हैं, स्वदेशी की वकालत करते हैं, विवेकानंद करते हैं। साथ में गरम दल के जो नेता हैं वो कौन कौन से हैं? तो लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल के नाम से जिन्हें जाना जाता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उसके बाद अरबिंदो घोष। तो इनका जो है एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अब इसका नतीजा क्या होता है कांग्रेस में कि विचारधारा की एक लड़ाई होती है। तो विचारधारा की जब लड़ाई होती है तो एक विचारधारा तो पहले से चल रहा था जो कि उदारवादी विचारधारा था, तो वो दौर अब समाप्त होने को था और दो और विचारधाराएं पनपती हैं। एक विचारधारा है जिसे उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत वही लाल बाल पाल और अरविंद घोष जैसे लोग आते थे। इनका संघर्ष का तरीका क्या था, किस चीज की वकालत कर रहे थे? तो इनका था कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हमें आंदोलन करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार किन चीजों का करना चाहिए? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हमें करना चाहिए, स्वदेशी को अपनाना चाहिए। उसके बाद जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, कॉलेज चलाए जा रहे हैं, कोर्ट चलाए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। यहाँ पे स्वदेशी अपनी भाषा में चलाए जाने वाले स्कूल खोले जाने चाहिए, कॉलेज खोले जाने चाहिए। तो इन सब चीज़ों की ये वकालत कर रहे थे। इनका तरीका था हड़ताल करना चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए। तो इस तरीके को अपनाकर ये अंग्रेजी सरकार को यहाँ से हटाना चाहते थे और अपना स्वदेशी शासन स्थापित करना चाहते थे। तो ये मुख्य फर्क है, इसी को उग्र राष्ट्रवाद कहा गया। तो यहाँ पे उदारवादियों का क्या था कि वो आज़ादी या स्वशासन उनका लक्ष्य नहीं था, उनका संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करना लक्ष्य था। और वो तरीका जो था वो भी क्या था कि हड़ताल और सरकार के विरुद्ध जो चीजें होती है, हड़ताल, बहिष्कार या सत्याग्रह, ये सारी चीजें नहीं थी। इसी दौर में एक और धारा पनपती है जिसे कि क्रांतिकारी विचारधारा कहा गया। क्रांतिकारी विचारधारा के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें हिंसक रास्ते को अपनाया जाता है। हिंसक रास्ता क्या होता है कि जो भी सत्ता के जो लोग हैं, जैसे कि वायसराय हुए या जो बदनाम अधिकारी हुए, न्यायाधीश हुए, गुप्तचर से जुड़े हुए लोग हुए, उनकी हत्या करना और हत्या करके या मारपीट करके उनको भगाना,
ये इनका लक्ष्य था, हिंसक रास्ता। अब इसके लिए कई गुप्त संगठन भी बनते हैं, उन गुप्त संगठनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इनका तरीका होता है, ये दो विचारधाराएं पनपती हैं। तो आज जो हम जानेंगे वो उग्र राष्ट्रवाद के बारे में हम जानेंगे कि और किस तरीके से आगे बढ़ता है, उग्र राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है। तो इसमें एक सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो बाल गंगाधर तिलक की होती है। तिलक की भूमिका क्या होती है? 1856 में महाराष्ट्र में उनका जन्म होता है। एक चित्पावन ब्राह्मण फैमिली से वो आते हैं, और चित्पावन ब्राह्मण जो है सो वही सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध उग्रवादी संघर्ष में भाग लेते हैं। अब इनकी भूमिका क्या होती है तिलक की? तो ये एक बहुत सशक्त निर्भीक पत्रकार होते हैं, और अपनी पत्रकारिता में ये सच्चाई को लेकर आते हैं और बहुत बिना डरे हुए चीजें लिखते हैं शासन के विरुद्ध में, और जनता का किस तरीके से शोषण हो रहा है ये सारी चीजें वो रेगुलर तरीके पे लिखा करते हैं और बहुत निर्भीकता से लिखते हैं। 1881 में केसरी और मराठा जो है पत्रिका, समाचार पत्र पत्रिका, जिसको कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, उससे ये जुड़ते हैं। इससे केसरी हालांकि केलकर ने स्थापित किया था और मराठा को आगरकर ने स्थापित किया था। बाद में बाल गंगाधर तिलक इससे जुड़ते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले ऐसे पत्रकार होते हैं जिन पर कि अंग्रेजी शासन एक राजद्रोह का मुकदमा चलाती है और उन्हें सजा भी सुनाती है। वो मामला क्या होता है? 1882 का एक मामला होता है। वो कारण क्या बनता है? तो कोल्हापुर के राजा थे, वो अंग्रेजों के पिछलग्गू थे। तो तिलक जो है अपने पत्रिका केसरी में इनके विरुद्ध एक लेख लिखते हैं, और इस लेख को अंग्रेजी शासन एक राष्ट्रद्रोह मानता है और उनको सजा सुनाई जाती है। तो ये भारत में यह पहली ऐसी घटना थी कि एक पत्रकार को सजा सुनाई जा रही है और उसको जेल भेजा जा रहा है। ये पहली ऐसी घटना थी। उसके बाद 1893 में तिलक जो है पूरे महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव शुरू करते हैं, और 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू करते हैं। जो महाराष्ट्र में अभी भी आप गणपति या गणेश महोत्सव आप सुनते हैं, तो ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस धार्मिक आयोजन को बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही सलीके से राजनीतिक इस्तेमाल किया, और राष्ट्रवाद और एकता को बढ़ाने में इन्होंने इसका भरपूर उपयोग किया और दोनों उत्सव मनाने शुरू किए। इसका नतीजा क्या होता है कि पूरे महाराष्ट्र और कह लें कि बाद में पूरे भारत भर में राष्ट्रवाद की एक लहर चलती है। उसके बाद और क्या होता है? जबरदस्त वृद्धि होती है राष्ट्रवाद में। फिर उसी समय महाराष्ट्र में एक और संगठन सामने आता है। 1894-95 की बात है। दो भाई होते हैं जिनका नाम होता है दामोदर हरि चापेकर, और दूसरे उनके जो छोटे भाई होते हैं उनका नाम होता है बाल कृष्ण हरि चापेकर। तो ये चापेकर बंधु एक व्यायाम मंडल की स्थापना करते हैं, एक व्यायाम मंडल खोलते हैं। व्यायाम मंडल जहाँ पे की कसरत वगैरह किए जाते हैं, पहलवानी वगैरह होती है, तो वही व्यायामशाला इन्होंने खोली। और उस व्यायाम मंडल में बहुत सारे लोग जो हैं युवा जुटते हैं। वहाँ पे व्यायाम करने के लिए लोग आते हैं। हालांकि उसका जो चरित्र था बाद में जाकर एक कह लें कि क्रांतिकारी संगठन के रूप में सामने आता है। तो शुरू में एक व्यायाम मंडल के रूप में स्थापित होता है। अब 1896-97 में पूना में प्लेग फैल जाता है और उसमें लाखों लोग मरते हैं उस प्लेग में। अब क्या होता है कि ब्रिटिश का जो तरीका था इन सब चीज़ों से, बाढ़, सूखा, प्लेग या कोई बीमारी से तो
पूना में जब प्लेग फैलता है तो उसमें लाखों लोग मरते हैं। अब हम लोगों ने पीछे के वीडियो में देखा हुआ था कि अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार का तरीका होता है इन सब चीज़ों से, आपदाओं से निपटने का। तो इसके लिए क्या होता है कि वो एक कमिश्नर नियुक्त करते हैं, जैसे बाढ़ कमिश्नर, सुखाड़ कमिश्नर, प्लेग कमिश्नर। तो यहाँ भी कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं जिनका नाम होता है रैंड और आर्मर्स्ट। तो सहायता देना होता है, भारतीयों को राहत पहुंचाना होता है। लेकिन ये दोनों अधिकारी क्या करते हैं कि घर घर घूमते हैं और उसी बहाने घर की महिलाओं के साथ में ये दुर्व्यवहार करते हैं। अब इस बात का लेख तिलक ने केसरी में लिखा। जब केसरी पत्रिका में ये बातें जब निकलती हैं तो चापेकर बंधुओं को और दूसरे जो लोग हैं उनमें अंग्रेजी सत्ता के प्रति एक गुस्सा बहुत ज़्यादा पनपता है कि पहले तो अंग्रेज लोग सिर्फ भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे थे, अब उनके इज्जत पे भी हाथ डालना शुरू कर दिया है। इसका नतीजा ये होता है कि ये दोनों भाई जो होते हैं, दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण हरि चापेकर, ये दोनों इनकी हत्या कर देते हैं। रैंड और आर्मर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और ये अपने आप में पहली राजनीतिक घटना थी, हालांकि राजनीतिक हत्या थी। हालांकि 1857 के क्रांति में कई हत्याएं हुई, लेकिन ये जो हत्या है ये कुछ अलग तरीके की है। तो ये अपने आप में पहली राजनीतिक हत्या थी। उसके बाद केसरी जो है इस घटना को केसरी में तिलक क्या लिखते हैं तो शिवाजी के द्वारा किए गए अफजल खान की हत्या से इसकी तुलना करते हैं। तो अंग्रेजी सत्ता, अंग्रेजी सरकार बहुत ज़्यादा वो दमन पे उतारू हो जाती है, जाहिर सी बात है। और अंततः क्या होता है कि 20,000 का इनाम घोषित किया जाता है इनको पकड़ने के लिए। अब उसमें द्रविड़ बंधु एक होते हैं, कुछ द्रविड़ लोग होते हैं, वो मुखबिरी करके इनके बारे में खबर पहुंचा देते हैं अंग्रेजी सरकार तक। तब दामोदर हरि चापेकर पकड़ लिए जाते हैं और इनको फांसी दे दी जाती है। जब छोटे भाई अभी बच रहे होते हैं, वो अंग्रेजों के हाथ में नहीं आते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि द्रविड़ों ने अंग्रेजों से ये खुफियागिरी की है, तो वो द्रविड़ लोगों की हत्या कर देते हैं जो गुप्तचरी करते हैं। कुछ समय के बाद बालकृष्ण हरि चापेकर भी पकड़े जाते हैं, इन्हें भी फांसी दे दिया जाता है। और जो इनका व्यायाम मंडल था उनसे जुड़े हुए जितने जो सदस्य थे उनको भी पकड़कर अलग अलग तरीके की सजाएं दी जाती है। तो इस प्रकार से दमनात्मक कार्य किए जाते हैं। ये चीजें तो हुई, लेकिन इसका नतीजा क्या होता है कि लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा पनपता है और ये राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद या उग्रवादी राष्ट्रवाद को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। और तिलक को इन सब लेख लिखने के लिए एक सजा सुनाई जाती है, राष्ट्रवादी धाराएं इन पर चलाई जाती है और 18 महीने की जेल की सजा इन्हें होती है। लेकिन इनकी लोकप्रियता इन सब चीजों से इतनी ज्यादा बढ़ती है कि इन्हें लोकमान्य की उपाधि दिया जाता है, बेताज बादशाह का भी उपाधि दिया जाता है। तो इस तरीके की चीजें लोकमान्य तिलक के साथ होती हैं। बंगाल में अगर यही काम किया, कुछ इसी तरीके का अरबिंदो घोष ने किया, बिपिन चंद्र पाल ने किया। आपने भारत माता का एक चित्र देखा होगा कि भारत का नक्शा बना हुआ है और बीच में एक देवी वहां पे है, जैसे कि दुर्गा की तरह आपको लगेंगी, तो वो भारत माता है। तो वो भारत माता का चित्र जो है सो पहली बार अरविंद घोष ही लेकर आए थे। और इसको लाने के पीछे का कारण वही था कि वो राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते थे, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाना चाहते थे। तो इस तरीके की चीजें की जाती हैं उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा। उसके बाद पंजाब में लाला लाजपत राय, या कह लें कि उत्तर भारत में लाला लाजपत राय की भी कुछ ऐसी ही भूमिका होती है। तो कई ऐसे नेता थे जो कि उग्रवादी राष्ट्रवाद से प्रभावित थे और ये उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे अगर कहें तो जो उदारवादी नेता थे
उनके तरीके से लोग परेशान हो गए थे, या कह लें कि उन्हें ये लगने लगा था कि ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति, कि हम जो हमारा राज्य है हमारा देश है उसी को हम भीख की तरह मांग रहे हैं और अंग्रेज हमारा कोई महत्व भी नहीं दे रहे हैं, तो इस तरीके ये तरीका अपनाने की जरूरत क्या है। हमें लड़कर लेना चाहिए, आंदोलन चलाकर लेना चाहिए। ऐसी सोच एक विकसित होती है और उसी का नतीजा होता है उग्र राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी विचारधारा का भारत में प्रसार। तो आगे के वीडियो में हम और भी चीजें देखेंगे, खास करके 1905 के बाद की घटनाओं को जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। फिर हम मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।